सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, छात्रों को प्रेरित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्नोलॉजी के पेपर में भी आता है ये, और जो आपका साइकोलॉजी का पेपर है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, उन दोनों में आता है। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो अब बात करते हैं अभिप्रेरणा होता क्या है। अभिप्रेरणा, जिसे हम आम भाषा में प्रेरणा भी बोल देते हैं, इंग्लिश में से मोटिवेशन बोलते हैं। अब देखो अभिप्रेरणा होता क्या है। कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, उस शक्ति को हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। अब देखो ये बालक पहले खेल रहा था, कहीं पर बैठा हुआ खेल रहा था। इस बालक ने कैंडल देखी कि कुछ जल रहा है, तो ये बालक वहां से उठकर यहाँ पर आया अपना खेल छोड़कर, और इस कैंडल को देखने लगा, कैंडल को छूने लगा, गर्मी लेने लगा कि गर्मी आ रही है। तब कोई तो शक्ति होगी ना, ये बालक खेल रहा था, तब खेल से उठकर यहाँ तक आया, इस चीज को जानने लग रहा है कि ये है क्या। तब कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो इस बालक को खेल से उठाकर यहाँ तक लाई हो। चाहे इसकी आंतरिक इच्छा हो सकती है, या फिर किसी बड़े व्यक्ति ने इससे कहा हो कि उसे देखो वो चीज क्या है, कैसे काम कर रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तब वो शक्ति जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उस शक्ति को हम अभिप्रेरणा बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं, या मोटिवेशन बोलते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, या फिर अंग्रेजी में अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मोशन, मतलब गति। अब देखो जो मोटिवेशन है ये लैटिन भाषा के मोटम नामक एक वर्ड से बना है, और मोटम का मतलब क्या होता है, गति होता है, मोशन। इस प्रकार मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी चीज को जो गति प्रदान करे उसे हम मोटिवेशन बोल देते हैं। अर्थात किसी कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है अभिप्रेरणा का। शाब्दिक अर्थ आपको लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ये, अच्छे नंबर बन जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको लिखना ही चाहिए ये। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है अथवा उसे गति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, तब उस कार्य को करने में बहुत से बाह्य और आंतरिक कारक निहित होते हैं, जैसे भूख, प्यास, दंड, पुरस्कार, प्रशंसा आदि, जो उस व्यक्ति को उस कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह कारक व्यक्ति को जो शक्ति प्रदान करते हैं उसे ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब देखो व्यक्ति काफी सारे काम करता रहता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए बहुत से कारक होते हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, जैसे भूख लगने पर हम कुछ काम कर सकते हैं, प्यास लगने पर हम काम कर सकते हैं, पानी ढूंढेंगे, किसी दंड से बचने के लिए या किसी पुरस्कार वगैरह को प्राप्त करने के लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तब ये जो कारक हैं, ये जो शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं, उस शक्ति को ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अतः अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक कारकों का परिणाम होती है, जो बालकों को अनेक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है, तथा जिसके माध्यम से बालक के व्यवहार को निश्चित दिशा में ले जाया जा सकता है। ये अभिप्रेरणा का मेन अर्थ होता है। बाकी आप थोड़ा सा अभिप्रेरणा के बारे में और लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आप बढ़ाकर अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी मेन अर्थ इतना ही होता है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा क्या होती है, ऐसी शक्ति जो किसी को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे और उस काम को चालू रखे। व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह बालक के समग्र विकास को प्रभावित करता है तथा उसे उचित दिशा में लेकर जाता है। मानव द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं किसी न किसी तत्व से प्रेरणा प्राप्त करके ही की जाती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान व उस शिक्षण प्रक्रिया से ठीक पहले प्रेरणा प्रदान की जाती है, छात्रों को प्रेरित किया जाता है। प्रेरणा क्या होती है, ऐसी कोई भी शक्ति जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणा होती है। जैसे हम क्या बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट टीचर है वो एक शक्ति है जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। तब वह हमारी प्रेरणा का काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है। उसी के लिए हम बीएड, बीटीसी, सीटेट, पीटेट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तब ऐसी कोई शक्ति जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे, उसे हम प्रेरणा बोल देते हैं। प्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि प्रेरणा के द्वारा ही हम सक्रिय रहते हैं। अनेक इच्छाएं होती है हमारी, उनके द्वारा ही हम काफी ज्ञान प्राप्त करते हैं, काफी सारे काम करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में भी प्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को प्रेरणा प्रदान करेंगे, अभिप्रेरणा प्रदान करेंगे, तो बच्चे शिक्षण में रुचि लेंगे, शिक्षण में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, जिससे बच्चों का विकास वगैरह हो जाता है।
इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और शिक्षण प्रक्रिया से ठीक पहले बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है। प्रेरणा की आप परिभाषा दे सकते हैं दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में दो परिभाषा आपको लिखनी होती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक गुड के अनुसार अच्छी परिभाषा है। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कार्य की शुरुआत करती है और उस कार्य को जारी रखती है और उसे एक निश्चित दिशा में लेकर जाती है, नियंत्रित रखती है, उस प्रक्रिया या उस शक्ति को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। गुड ने अच्छी परिभाषा दी है अभिप्रेरणा की। स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मतलब अभिप्रेरणा एक ऐसा राजमार्ग है जिस पर आप सीखते हैं, या अभिप्रेरणा आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात कर लेते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा तो आपके मन की इच्छा वगैरह होती है। जब आप अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। बाह्य अभिप्रेरणा, अगर बाहर से आपको कोई कहे कि ये काम आप कीजिए, वो कीजिए, आपको मैं टॉफी दूंगा, ये करूंगा, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। अपनी मर्जी से आप कुछ काम करें, आंतरिक प्रेरणा। किसी बाह्य प्रभाव के कारण आप कुछ काम करें, वो बाह्य अभिप्रेरणा। किसी का स्वयं अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होना ही आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। यह अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा की तुलना में अच्छी समझी जाती है। जैसे किसी बालक का कार्य करते हुए आनंद महसूस करना, या बालक का अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। अगर बालक की इच्छा है कि वह उस कार्य को करना चाहता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि उस पर बाह्य कोई कारक प्रभावित नहीं कर रहा उस बालक को। दूसरा क्या हो सकता है? कोई बालक किसी कार्य को करने में आनंद महसूस करता है, तब वह बालक उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा ही है, क्योंकि कोई भी बाह्य कारक बालक पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहा। यह तो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, ये अच्छी मानी जाती है। दूसरी होती है हमारी बाह्य अभिप्रेरणा। अगर कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति किसी बालक को प्रभावित करे, जैसे उस बालक से कोई दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि मैं आपको टॉफी प्रदान करूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा, या फिर आपको पैसे प्रदान करूंगा, आप ये काम कर दीजिए। तो उस पैसे, उस टॉफी और प्रशंसा के प्रभाव में बालक उस काम को करेगा तो, लेकिन ये जो प्रेरणा बालक को प्राप्त हुई, ये आंतरिक प्रेरणा की तुलना में कम प्रभावी होती है। तो बाह्य प्रभाव के कारण कोई बालक किसी काम को करे, वो बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रभाव के कारण बालक किसी काम को करे, वो आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें बालक स्वयं की इच्छा के अलावा किसी भी बाह्य प्रभाव से प्रेरित होकर किसी काम को करता है, उसे ही हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हम किसी को डांट लगा देते हैं, वो डांट से बचने के लिए काम करता है, तो ये सब बाह्य अभिप्रेरणा ही होता है। प्रेरकों की भी बात कर लेते हैं। प्रेरक बोल देते हैं, अभिप्रेरक बोल देते हैं, हम इन्हें मोटिव बोल देते हैं। अभिप्रेरणा क्या होता है? ऐसी शक्ति जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रेरक क्या होता है? ऐसा कोई भी तत्व या पदार्थ जो हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है, उसे हम प्रेरक बोलते हैं। प्रेरक अभिप्रेरणा से ही जुड़ा हुआ होता है। प्रेरक वह तत्व होता है जो हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा कोई भी तत्व जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारे लिए प्रेरक होता है। जैसे भूख। अब भूख हो सकती है, भूख एक ऐसा तत्व है जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो भूख हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है। भूख खुद अभिप्रेरणा नहीं होता। भूख क्या होता है? प्रेरक होता है। भूख हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है किसी काम को करने के लिए, तो ये क्या हुआ? प्रेरक हुआ। ऐसी कोई भी चीज जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, वो प्रेरक होता है। और जो शक्ति हमें प्रदान करता है प्रेरक, उस शक्ति को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रेरक हमें अभिप्रेरणा प्रदान करता है। कोई ऐसी चीज जो मानव को प्रेरणा प्रदान करता है, वो है प्रेरक कहलाती है। प्रेरक कई प्रकार का होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में प्रेरक को बांटा है। मैस्लो ने दो भागों में प्रेरक को बांटा है। अच्छे होते हैं ये दोनों भाग, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक तो में होते हैं जो मनुष्य जब बालक पैदा होता है उन्हें अपने साथ लेकर ही पैदा होता है, जन्मजात प्रेरकों को। जैसे भूख, प्यास, नींद, आराम, सुरक्षा आदि। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं किसी बालक की। ये तो हर बालक को चाहिए ही चाहिए। भूख लगेगी तो खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए, नींद और आराम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, नहीं तो वह जीवित ही नहीं रह सकता। तो ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो ये चीजें, ये प्रेरक बालक जन्म से ही अपने साथ लेकर पैदा होता है। अर्जित प्रेरक ऐसे प्रेरक जो बालक अपने समाज से सीखता है, जैसे इच्छा करनी सीखता है, वह आत्मसम्मान प्राप्त करना सीखता है, सामूहिकता, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी सीखता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो अपने समाज से जो प्रेरक बालक सीखता है या प्राप्त करता है, तो वे सामाजिक प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं। और जो
बालक अपने साथ लेकर पैदा होता है, प्रेरक में जन्मजात प्रेरक होते हैं। ये होते हैं हमारे प्रेरक। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा से जुड़े हुए ही होते हैं। प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें अभिप्रेरित करते हैं, अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, छात्रों को अभिप्रेरित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, या अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियां होती हैं, या फिर अभिप्रेरणा के स्रोत। इनका मतलब एक ही है, बच्चों को अभिप्रेरणा की कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये आपके पेपर में आया हुआ था, या तो शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आया होगा या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में आया होगा। एक यूनिवर्सिटी में जरूर आया हुआ है, ये लास्ट के ईयर में आप देख सकते हैं। जहां तक उम्मीद है शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने पूछा था, यह अभिप्रेरणा के स्रोत बता दीजिए। शॉर्ट में आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पर 10 स्रोत लिए हुए हैं, 10 विधियां ली हुई हैं, जिनके द्वारा आप बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है इसको। सबसे पहली हेडिंग है हमारी पुरस्कार तथा दंड। अब बच्चे को पुरस्कार प्रदान कर भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, और बच्चे को दंड देकर भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को पुरस्कार प्रदान करते हैं तो बालक उस काम को ज्यादा करना चाहता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिला है, बालक प्रेरित हो गया ना उस काम को करने के लिए। दूसरा, अगर हम किसी काम को करने पर बालक को दंड देते हैं तो बालक उस काम को छोड़कर दूसरा काम करता है, इस वजह से बालक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो गया। तो पुरस्कार और दंड देकर हम बालक को प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड प्रदान करना एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। छात्रों द्वारा सही एवं अच्छा कार्य करने पर उन्हें किसी भी प्रकार का पुरस्कार प्रदान करने से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। वे पुनः क्रियाशील होने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं, मतलब वे दोबारा उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसके विपरीत छात्रों द्वारा गलत या अवांछनीय कार्य करने पर यदि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या फिर दंड प्रदान किया जाता है, तब वे वैसा कार्य करने से बचने लगते हैं तथा भविष्य में गलत कार्य करने के लिए मना कर देते हैं या गलत कार्य न करने का मन बना लेते हैं। इस प्रकार दोनों ही विधियों के द्वारा वे बच्चे अच्छा कार्य करने की तरफ प्रेरित होते हैं। प्रशंसा व निंदा पुरस्कार और दंड की तरह ही होता है। ये प्रशंसा व निंदा भी, इसमें भी हम बच्चों को पुरस्कार और दंड ही देते हैं। मौखिक पुरस्कार प्रशंसा होता है, मौखिक दंड अगर हम देते हैं तो बच्चे की निंदा होता है, डांटना वगैरह। पुरस्कार एवं दंड की भांति ही प्रशंसा व निंदा के द्वारा भी छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। प्रशंसा एक प्रकार का पुरस्कार होता है और निंदा एक प्रकार दंड ही होता है। यदि बालक अच्छा कार्य करता है तो उसकी अगर हम प्रशंसा करते हैं तब उसे प्रोत्साहन मिलता है और वह उस अच्छा कार्य को ज्यादा करता है। इसी प्रकार यदि बालक गलत कार्य करता है तब हम उसकी निंदा करते हैं, उसे डांट लगाते हैं, तब बालक ऐसा कार्य करने से बचते हैं और दूसरा अच्छा कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रशंसा व निंदा के द्वारा भी बालकों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सफलता एवं असफलता। अब बालक सफल हो रहा है या फिर असफल हो रहा है, उससे भी बालक अभिप्रेरित होता है। अगर बालक को सफलता मिल रही है तब बालक इसी प्रकार की सफलता और प्राप्त करना चाहता है और सक्सेसफुल होना चाहता है अपने जीवन में, वो और मेहनत करता है, अभिप्रेरित हो जाता है। अगर बालक असफल हो जाता है और उसके दोस्त सफल हो जाते हैं तब बालक देखता है कि मैं क्यों असफल हो गया, सारी अपनी कमियों को देखता है और दोबारा मेहनत करता है, सफल होने के लिए वह अभिप्रेरित हो जाता है। तो सफलता व असफलता भी बालक को अभिप्रेरित कर सकती हैं। सफलता की प्राप्ति पुनर्बलन का कार्य करती है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ पुनः कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। सफलता सभी को अभिप्रेरणा प्रदान करती है तथा इससे व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता का आकलन करके आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। यद्यपि असफलता सफलता के विपरीत होती है, परंतु कभी कभी असफलता भी अभिप्रेरक का कार्य करती है। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वे असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तथा अधिक परिश्रम और उत्साह के साथ सफलता प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसी प्रकार असफलता का भय भी प्रेरक का ही कार्य करता है। इस प्रकार सफलता एवं असफलता दोनों ही अलग अलग रूपों में अभिप्रेरणा ही प्रदान करती हैं बच्चों को। नवीनता, अगर हम बालक को कोई नवीन चीज दिखाते हैं तो बालक उस चीज को देखने के लिए और उस चीज के बारे में जानने के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। कोई ऐसा जानवर आप देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखा तो आप की रुचि होती है, आप प्रेरित हो जाते हैं उस चीज को जानने के लिए ये है क्या। तो कोई भी नई चीज जब हमारे सामने आती है तो हम प्रेरित हो जाते हैं उस चीज को जानने के लिए। इस वजह से नवीनता का प्रयोग कर भी हम बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। छात्रों की नवीनता में स्वाभाविक रुचि होती है। छात्र उन कार्यों को करके देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं जो उनके लिए नवीन होते हैं। छात्र उन पदार्थों व तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं जो उनके लिए नवीन होते हैं। छात्रों
उन तथ्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से छात्र छात्र उन तथ्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्तेजित होते हैं जो उनसे अपरिचित होते हैं। इस प्रकार अगर हम छात्रों के सामने नवीन तथ्य लेकर आए तो उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं हम किसी भी चीज के प्रति। इससे छात्र उन तथ्यों की जानकारी करना चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक को कक्षा में नवीनता के साथ शिक्षण करना चाहिए, नवीन नवीन टीचिंग एड का प्रयोग करना चाहिए, नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, सामूहिक कार्य वगैरह कराने चाहिए नए नए तरीके से। नवीनता में बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, रुचि लेते हैं, इससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। प्रतियोगिता एवं सहयोग। अब अगर हम बच्चों की प्रतियोगिता कराते हैं तो भी बच्चे अच्छा नंबर लाने की प्रयास करते हैं और सबसे ऊपर पहुंचने का कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बच्चों का सहयोग भी करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वही बात है। अगर हम बच्चों का सहयोग भी करते हैं तो भी बच्चे उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं कि कोई मेरी सपोर्ट कर रहा है। तो प्रतियोगिता का प्रयोग करके और सहयोग का प्रयोग करके भी हम बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। मनुष्य में अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ दिखलाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए कक्षा में छात्र अपने सहपाठी छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। छात्रों की यह भावना उनमें परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अतः शिक्षक प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को अधिक सीखने एवं परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। इसी के छात्री सहयोग प्रदान करके भी हम छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहयोग की जो अभिप्रेरणा होती है वह बहुत अच्छी होती है। अतः शिक्षक प्रतियोगिता और सहयोग का प्रयोग करके छात्रों को अभिप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रगति का ज्ञान। अगर हम बच्चों को उनकी प्रगति का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, इससे भी बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। अगर हम बच्चों को बताते हैं कि आपको 10 चैप्टर पढ़ने हो, अभी आप तीसरे चैप्टर पढ़ी हैं, आपको और मेहनत करनी होगी, तो बच्चे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। या फिर हम बच्चों से कहते हैं कि आप सबकी ये प्रगति है, आप सबके पास इतनी इतनी नॉलेज है, तो एक बच्चा देखता है कि मेरे आसपास वालों के पास ज़्यादा नॉलेज है, तो वह भी ज़्यादा मेहनत करता है। तो अगर हम बच्चों को उनकी प्रगति का ज्ञान प्रदान करते हैं, आपकी प्रगति कैसी चल रही है, प्रोग्रेस कैसी चल रही है पढ़ाई में, तो भी बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं। प्रगति का ज्ञान अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। छात्रों को अपनी प्रगति के बारे में जानकारी हो जाने पर उनकी कार्य करने की गति में तीव्रता आ जाती है तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। इससे छात्र अपनी प्रगति की तुलना अन्य छात्रों से करते हैं तथा अपनी प्रगति को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं। अतः शिक्षक को आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान कराना चाहिए। इससे छात्र अभिप्रेरित हो जाते हैं और कार्य को अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं हमारा रुचि के अनुरूप कार्य कराना। अगर हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, जो बच्चों की रुचि होती है, बच्चे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो गणित में है, किसी बच्चे की जो रुचि है वो गणित में है, अगर हम गणित से संबंधित सवाल बच्चों को देते हैं तो वे अभिप्रेरित हो जाते हैं उसे करने के लिए, उसे जल्दी खत्म करना सोचते हैं क्योंकि उनकी वह रुचि का सब्जेक्ट है। इसलिए हमें कक्षा में बच्चों की रुचि के अनुरूप उन्हें कार्य देना चाहिए, इससे भी बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं। छात्रों को प्रेरित करने की अनेक विधियों में से एक विधि छात्रों की रुचि के अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान करना भी है। छात्र उन कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं जो उनकी रुचि से संबंधित होते हैं तथा उन कार्यों में बच्चे अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों की रुचियों से संबंधित विषयों का ही शिक्षण कराना चाहिए। इससे बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेते हैं तथा अभिप्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवश्यकता का ज्ञान। अगर हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक की क्या आवश्यकता है उनके जीवन में, यह बच्चों से हम बता देते हैं तो बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं। मान लेते हैं हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, और इंग्लिश उनके जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, उनके जीवन में इंग्लिश की क्या आवश्यकता है, ये अगर हम बच्चों को बता देते हैं कि आपके जीवन में इतने लाभ आएगी, इंग्लिश इतने लाभ करेगी, तो बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। अच्छा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, तो बच्चे उसे सीखना चाहते हैं, प्रेरित हो जाते हैं बच्चे इस तरह से भी। अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य प्रविधि है शिक्षार्थियों को उनके कार्य की आवश्यकता का ज्ञान करना। जो कार्य शिक्षक कर रहा है उस कार्य की आवश्यकता का ज्ञान प्रदान करना, या फिर जो कार्य शिक्षार्थी करने वाले हैं उस कार्य को करने की आवश्यकता का ज्ञान अगर बच्चों को हम प्रदान कर देते हैं तो बच्चे प्रेरित हो जाते हैं। इसमें अध्यापक को किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि आवश्यकताएं अधिगम्य उद्दीपन के रूप में कार्य करती है। छात्र उन कार्यों को सीखना चाहते हैं जो उनके दैनिक जीवन में लाभदायक होते हैं, इसके लिए वे स्वतः ही अभिप्रेरित होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्ष्य निर्धारित करना। अगर हम बच्चों का कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, इनका हम लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि आपको 10 मिनट में यहाँ पर पहुँचना है, आपको 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचना है और आपको 3 दिन में ये काम करके लाना है, तो बच्चे उस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चों का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो भी बच्चे उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं। अध्यापक को समस्त कक्षा के लिए ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करने चाहिए जिसकी प्राप्ति बच्चे सुगमता से आसानी से कर सके। सीखने में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं तथा उन्हें दूसरों से पहले प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार एक ऐसा छात्र जिसका लक्ष्य निर्धारित व निश्चित है, वह किसी ऐसे छात्र से ज्यादा प्रेरित होगा जिसका कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षण विधियों व सहायक सामग्री का प्रयोग करके। अगर हम अपनी कक्षा में नई नई अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और नए नए अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं टीचिंग एड का, उससे भी बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं। एक टीचर रोज कक्षा में नई नई टीचिंग एड लेकर आता है, कभी वह ग्लोब लेकर आ रहा है, कभी रेडियो लेकर आ रहा है, कभी पोस्टर लेकर आ रहा है, तो बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं उसकी कक्षा में, प्रेरित हो जाते हैं कि देखेंगे आज ये हमारा टीचर हमें क्या पढ़ाएगा, टीचिंग एड से क्या बताएगा। तो नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर या नई नई टीचिंग एड का प्रयोग कर भी हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। कक्षागत शिक्षण में अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से तथा अच्छी सहायक सामग्री का प्रयोग करने से छात्रों के अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा उन्हें अधिगम हेतु प्रेरित किया जा सकता है। किसी वर्ग विशेष के छात्रों के लिए अच्छी शिक्षण विधि तथा सहायक सामग्री वह होती है जिसमें छात्रों की रुचि होती है और जिसके द्वारा वे जल्दी सीख जाते हैं। इन दोनों का प्रयोग कर भी हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के लाभ की। अगर हम बच्चों को अभिप्रेरित कर देते हैं, अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं, तो अभिप्रेरणा के क्या लाभ होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कई रूपों में आपके पेपर में आता है। एक तो सीधा सीधा सा पूछ लेंगे कि अभिप्रेरणा के लाभ बता दीजिए आप, या फिर ये कह देंगे कि अभिप्रेरणा के क्या क्या कार्य होते हैं। अभिप्रेरणा किसी कक्षा में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ये कह सकते हैं। या फिर अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का केंद्रीय कारक है, क्यों, सिद्ध कर दीजिए। यह भी आपसे यही कह रहा है कि अभिप्रेरणा के क्या लाभ है सीखने में। या फिर स्किनर का स्टेटमेंट दे देते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, सिद्ध कीजिए। उसका मतलब भी यही है, अभिप्रेरणा के सीखने में क्या क्या लाभ है, अभिप्रेरणा सीखने में हमारी किस प्रकार सहायता करती है, वह सीखने का राजमार्ग किस प्रकार है। या फिर ऐसे भी कह देंगे कि अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या स्थान होता है। अभिप्रेरणा का ये स्थान होता है अधिगम में कि वह अधिगम को बढ़ावा देती है, लाभदायक होती है अधिगम में। मतलब एक ही है, अभिप्रेरणा के क्या लाभ होते हैं। ये 10 हेडिंग मैंने लिखी हुई है, आप ये 10 पॉइंट बनाकर आपके पेपर में लिख सकते हैं। लगभग आपको 2 पेज भरने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, 2 पेज आपको भरने होंगे। अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा लिखकर आप ये अभिप्रेरणा के लाभ बता सकते हैं, इन हेडिंग्स को लिख सकते हैं, या फिर ये पॉइंट बनाकर थोड़े आप अपने शब्दों में बढ़ाकर लिख सकते हैं किसी भी प्रकार से। अभिप्रेरणा का सबसे पहला लाभ होता है छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि बनाना। अगर हम बच्चों को प्रेरित कर देते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट आ जाता है उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है उस प्रक्रिया में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इस वजह से हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सीखने में, अध्ययन करने में बढ़ जाए और टीचर जो पढ़ाना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है, उसके अधिक से अधिक लाभ टीचर को प्राप्त हो सके। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने में अगर हम बच्चों को प्रेरित करते हैं तो उसका एक लाभ ये भी होता है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं किसी पाठ को पढ़ने के लिए। मान लेते हैं ये मैडम क्लास में आई, इसने बच्चों को प्रेरित ही नहीं किया, तो बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, ये अपनी बातों में लगे रहते हैं, आज मेरे घर पे ये बना हुआ है, आज इसके घर पे ये बना हुआ है, और टीचर आकर सीधा पढ़ाना शुरू कर देती है। तो बच्चे मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हम बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं तो बच्चों का सारा ध्यान हर जगह से हटकर उस टॉपिक पर आ जाता है जो टॉपिक उन्हें पढ़ाने वाला है, क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित ही हम बच्चों को अभिप्रेरणा देते हैं। इससे बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के अधिगम को सक्रिय करना। हम बच्चों के लर्निंग को सक्रिय करना चाहते हैं। जैसे टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, बच्चों का ध्यान भटक जाता है, तो उनका जो लर्निंग होती है वो उसमें बाधा आ जाती है। किसी का ध्यान विंडो में से बाहर चीज़ कोई चल रही है, कोई रेल चल रही है, कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसको देखने में चला जाता है, किसी का ध्यान अपनी किसी समस्या में चला जाता है। तो टीचर को अभिप्रेरणा देती रहनी पड़ती है बच्चों को, जिससे कि उनका अधिगम हमेशा सक्रिय बना रहे, बच्चों का ध्यान हमेशा अधिगम में बना रहे, उनके अधिगम में कोई बाधा न आए। बच्चों का अधिगम मतलब बच्चों की सीखने की प्रक्रिया हमेशा चालू रहे।
नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना। अगर हम बच्चों को अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं तो इससे बच्चे ध्यान देते हैं, कक्षा में रुचि लेते हैं, उन्हें कक्षा में उनका अधिगम सक्रिय बना रहता है, मानसिक रूप से में तैयार होते हैं। इससे जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा छात्रों के सर्वांगीण विकास करना। हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, इसके अलावा नैतिक, संवेगात्मक, ऐसे सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं बच्चों का। ये सब विकास करने में अभिप्रेरणा बहुत सहायता करती है। अगर हम बच्चों का अभिप्रेरित करते हैं उससे छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। अब देखो, हम पढ़ा रहे हैं, टीचर है, हमारा एक ही उद्देश्य है, छात्रों के व्यवहार में हमें परिवर्तन करना है। अगर हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कर पा रहे हैं तो ही हमारी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे। अगर हम बच्चों को प्रेरित करते हैं तो उससे एक सहायता हमें यह भी मिलती है कि हम छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, उनकी उपलब्धि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। उपलब्धि मतलब उनकी ज्ञान व कौशलों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना, बच्चों की जो अचीवमेंट है उसे बढ़ाना। अगर हम बच्चों को प्रेरित करते हैं तो वे इंटरेस्ट लेते हैं कक्षा में और अधिक मेहनत करते हैं किसी काम को करने के लिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अगर किसी बच्चे के इंग्लिश में 10 में से 3 नंबर आ रहे थे टेस्ट में और हम उस बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए अभिप्रेरित कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसके 10 में से 6 के समथिंग तो आने ही लगेंगे। इस वजह से बच्चे की उपलब्धि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को बढ़ाना। अंतःक्रिया मतलब होता है हम इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों से। अगर बच्चे अभिप्रेरित ही नहीं है तो वे चुपचाप बैठे रहेंगे, टीचर चुपचाप आएगा, पढ़ाकर चला जाएगा, वे ज़्यादा बातचीत शिक्षक से नहीं करते। लेकिन अगर बच्चे प्रेरित हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, हमने बच्चों को प्रेरणा प्रदान की हुई है, तो वे बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, नई नई चीज़ें पूछते हैं। शिक्षक भी जब बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन होती है ना अंतःक्रिया टीचर और बच्चों के बीच में, वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से हमारी शिक्षण प्रक्रिया सफल हो जाती है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखने में सहायक। अगर बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, वे सीखना चाहते हैं, तो वे गड़बड़ नहीं करते, अनुशासन में बने रहते हैं। अगर बच्चों को हमने प्रेरणा प्रदान नहीं किया, सीधा आते ही कक्षा में टॉपिक पढ़ाने लगे, तो बच्चे अभिप्रेरित नहीं है, उनकी रुचि पढ़ने में नहीं है, तो वे पतंग उड़ाएंगे, जहाज बनाएंगे कागज का, बोलने लगेंगे, हुड़दंग करेंगे कक्षा में। अनुशासन बनाने में भी काफ़ी सहायता मिलती है अगर हम बच्चों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में सहायक है। देखो, सभी बच्चों के पास कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है जो किसी एक दिशा में चलती है, किसी की खेलने में चलती है, किसी की पढ़ने में चलती है। अगर हम बच्चों को प्रेरणा प्रदान करते हैं तो उसकी बच्चों की उन आंतरिक ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है और बच्चे उचित दिशा में अच्छी तरह से और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। तो बच्चों की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह एक निश्चित दिशा में चली जाती है, एक निश्चित दिशा में हम उसे लेकर जा सकते हैं जो आंतरिक ऊर्जा होती है, और उसे प्रेरित कर सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे अपने जीवन में और सफल हो जाते हैं। ये हमारे अभिप्रेरणा के लाभ थे। अगर आप हेडिंग बनाकर पेपर में लिख रहे हैं तब कम से भी कम आपको 6 हेडिंग तो लिखनी होगी। कोई भी 6 हेडिंग आप लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सभी हेडिंग मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, हमारा अभिप्रेरणा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे अभिप्रेरणा क्या होता है। वीडियो आप समझ पाए हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।